नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर करेंगे सोने की, जहां पर लेटेस्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से इवन एज पहले क्वार्टर के इस साल में इतने ज्यादा, इतने वॉलेटाइल और ऑल टाइम हाईज हमने सोने के प्राइसेस बनते हुए देखे, उसके बावजूद भी मांग में कोई बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। एक्चुअली पॉजिटिव नंबर्स हमने वहां पर बनते हुए देखे हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के तौर पर। हम साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कल 3% की गिरावट देखने को मिली और अब 2024 के हाईज से कच्चे तेल में करीबन 9% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अब यहां से किस तरह के क्यूज बनेंगे, ओपेक की तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है, इस पर भी करेंगे चर्चा। वहीं बात करेंगे मौसम की, जहां पर जो लेटेस्ट एडवाइजरी आईएमडी की तरफ से आई है, वहां पर अब भी हीट वेव की चिंताएं हैं, लेकिन कहीं कहीं पे बारिश भी है। इस कंफ्यूजन का क्या हल है, क्या सोल्यूशन है और कैसे देखा जाए मौसम, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आईएमडी के वरिष्ठ अधिकारी जुड़ेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और आईएमडी के हेड ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज के ससालेकर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले बात यहां पर सोने चांदी की करना चाहेंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इवन एज सोने के भाव ऑल टाइम हाईज के करीब हैं, हमने डिमांड यहां पर फिर भी बरकरार बनते हुए देखी है। चिराग नमस्कार। एक्सपेक्टेशन ये थी कि इंडियन मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जिस तरह के डेटा आए हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को लेकर, शायद कुछ नेगेटिव नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन ना सिर्फ हम पिछले साल के और पिछले क्वार्टर के मुकाबले ठीक ठाक रहे, बल्कि हल्की सी थोड़ी सी यहाँ पर तेजी भी दर्ज हुई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मनीषा जी, यहाँ पे दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी जरूरी है। एक है कि पिछले साल का बेस थोड़ा बहुत लो था, तो एक वो बेस इफेक्ट जरूर इस साल के नंबर्स में देखने को मिला है। बट और एक चीज की, जब हम देखते हैं कि भाव ऐसे ऊपर चले जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिमांड में जरूर एक बढ़ोतरी आती है, क्योंकि इंडिया में लोगों को एक राइजिंग एसेट को बाय करने में हमेशा एक प्रेफरेंस रहा है। दूसरी बात, अगर हम ज्वेलरी की बात देखें तो जो मार्जिनल हमने एक अपटिक दिखा है, एसेंशियली बिकॉज फरवरी में एक प्राइस करेक्शन था, उसका भी एक सपोर्ट जरूर मार्केट में आया हुआ है। तो हमने फेब में बहुत अच्छी डिमांड आते हुए देखी और जैन में भी 15 तारीख के बाद डिमांड काफी हद तक अच्छी थी। तो भले मार्च में एक जैसे हम कहते हैं कि वॉश आउट मंथ रहा है, बट मिड जैन से लेके फेब एंड तक की जो स्ट्रेंथ थी डिमांड की, उसने पूरे क्वार्टर को एक पॉजिटिव नंबर्स के हिसाब से एंड किया हुआ है। ओके, सो एक तरफ लो बेस था पिछले साल का और दूसरा हमने इन्वेस्टमेंट मांग भी यहाँ पर अच्छे आते हुए देखी है। चिराग, अब क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्राइसेस में बनते हुए नजर आई है, आप कहेंगे अप्रैल का महीना शायद मार्च से और भी बेहतर बनता हुआ दिखे? अब देखिए, एक्चुअली अक्षय तृतीया अब कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में अक्षय तृतीया है। 10 तारीख को अगर यहाँ 10 तारीख को अक्षय तृतीया है और अगर यहाँ से और थोड़ी बहुत मार्केट में मैं कहूँगा $50-100 की करेक्शन अगर हमें देखने को मिल जाती है तो अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट वी कुड हैव अ वेरी गुड अक्षय तृतीया कंपेयर टू लास्ट ईयर। हमारा मानना है कि अगर $50 से $100 की करेक्शन आ जाती है तो एक 10 से 15% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अक्षय तृतीया डिमांड में देखने को मिल सकती है। चिराग, यूजुअली कितना टन का माल इंडियन मार्केट्स में खप जाता है अक्षय तृतीया के आसपास? देखिए, हम वैसे तो पर डे एस्टिमेट नहीं करते, बट ऑन एन एवरेज मनीषा यहाँ पे 13 से 17 टन के बीच में कंजम्पशन हो जाता है ऑफ ऑल ज्वेलरी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। अब जिस तरह की रिपोर्ट आई है चिराग, इन्वेस्टमेंट के नंबर थोड़े से बढ़ते हुए हमने देखे ही हैं। ज्वेलरी कैसे देखते हैं आप? ईटीएफ ऑफ कोर्स बहुत सपोर्टिव नहीं रहा है, तो रिसाइकलिंग भी अगर देखें तो जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट्स में काफ़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। कैसे आप ओवरऑल इस डेटा को एज ऑफ नाउ एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो ऑब्वियसली क्योंकि प्राइस में इतनी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रही है तो उसका एक जरूरी इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड पे देखने को मिला है। ज्वेलरी डिमांड में मैं कहूंगा कि शायद अगर प्राइस हाई रहते हैं या यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर चले तो शायद ज्वेलरी डिमांड जरूर इम्पैक्ट होगी। बट अगर अक्षय तृतीया के पहले और थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाता है तो एक बहुत ही अच्छा क्वार्टर निकलते हुए दिखाई देगा। देखिए, स्क्रैप में यस, अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर जंप रहा हुआ है, बट स्क्रैप में अभी भी एक्चुअली ग्लोबली अगर हम देखें तो स्क्रैप ऊपर है, पर बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं देखने को मिले जो हमें 2020 में जिस हिसाब से सेलिंग मार्केट में इंडिया में, थाईलैंड में, ईस्ट एशिया में जिस हिसाब से सेलिंग देखने को मिला था, उतनी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट सेलिंग नहीं आई है। जो यूजुअल एक्सचेंज चलता है वो जरूर चल रहा है।
एंड चिराग, यूजुअल एक्सचेंज कितना है? अगर हम इंडियन मार्केट्स का रिसाइकलिंग या फैब्रिकेशन देखें तो कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड सेल्स रिसाइकल होता है? देखिए, ऑन एन एवरेज एक थंब रूल माना जाता है कि 30 to 35% एक फेयर एस्टिमेट होता है। अगर भाव बहुत बढ़ जाए तो यहाँ पे ये फिर नंबर 40-45% तक भी जा सकता है। और इस बार आप कह रहे हैं कि 30, 35, 40 के आसपास ही हमने रिसाइकल गोल्ड मार्केट में आता हुआ देखा। आता हुआ देखा, एब्सोल्युटली। ओके, एक फाइनल सवाल चिराग, अब यहाँ से सोने के प्राइसेस में क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आपने कहा तो सही कि यहाँ से $50-100 की गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर वो होता है तो मांग बढ़ेगी, लेकिन आपकी सेंस अब क्या है? देखिए, कल बहुत ही इंटरेस्टिंग फेड के चेयर ने ये बात कही है कि इंटरेस्ट रेट हाइक तो नहीं करेंगे, बट इंटरेस्ट रेट कट भी अभी भी थोड़ा बहुत वॉचफुल है। तो जो मनीषा हम कहते आ रहे कि शायद एक ही रेट कट हो सकता है। मार्केट अभी भी थोड़े बहुत दूसरे डेटा पॉइंट्स पे फोकस है, जियोपॉलिटिक्स पे फोकस है। अगर थोड़ा बहुत वहां पे ईज आउट हो जाता है तो जो हमने ऑलरेडी एक $100-150 की रैली देखी है, वो शायद $2250 या $2200 तक एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो एज ऑफ नाउ 2300 के आसपास के स्तर हैं। $2250 प्रति आउंस तक सोने के प्राइसेस गिर सकते हैं। हम बार बार 2300 के नीचे प्राइसेस आता हुआ देखते तो हैं अजय, लेकिन वहां से हमेशा एक अपटिक बन जाता है। आपको लगता है फाइनली वो स्तर टूटता हुआ नजर आएगा और जैसे चिराग कह रहे हैं उस तरह की मुनाफा वसूली सोने में आएगी? डेफिनेटली मंजय जी, अगर हम देखें तो हमने 2440 से जो मार्केट में फॉल आते हुए देखा, उसके दो कारण थे। एक तो जियोपॉलिटिकल, वहां पे कोई एस्केलेशन नहीं था, और उम्मीद थी कि जून में जो रेट कट होगी अब वो फिज आउट होते हुए दिखाई दे रही है। काफी सरप्राइज था कि 2290 2312 में होल्ड कर रहा है, बट आई थिंक कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं जो प्राइस को होल्ड कर जाएगा। तो डेफिनेटली अभी 2-3 दिन तक हम कंसोलिडेशन देखेंगे, बट मुझे लगता है 2300 का लेवल तोड़ते हुए 2220 2230 तक का सपोर्ट हम एक बार गोल्ड में देख पाएंगे। अजय, साथ ही भारतीय बाजारों में फिर सोने के प्राइसेस इसमें कैसे आएंगे, और एक कहां पर बॉटम तो नहीं लेकिन एक नियर बॉटम कहां बनता हुआ नजर आएगा? अगर किसी को सोना खरीदना है तो किन लेवल्स का इंतजार करें? देखिए, सोने ने जो पिछले 2-3 साल में जो रैली अप किया, उसके बाद तो हर भाव अच्छा लगता है, क्योंकि बाद में वो भाव रुकते नहीं है। जी हाँ। बट मुझे लगता है जो 75,000 से मार्केट ने करेक्ट किया है, तो आई थिंक 67,500 से 68,000 शुड बी दी फेयर प्राइस ऑन डोमेस्टिक साइड, वेयर जो हम लोग बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट कि जो पहले हमने 60-65 के भाव देखे थे, एज ऑफ नाउ नहीं लगता वैसा आएगा। तो आई थिंक 67-68 शुड बी दी फेयर प्राइस फॉर री एंटरिंग इन द गोल्ड, जिन्होंने रैली मिस की है। ऑलराइट, तो ये तो हुई सोने पर बात। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट जो मेटल फोकस उसमें कंट्रीब्यूट करता है उस पर बात भी करने के लिए। तो ये सोने के बारे में बात है, जहां पर 2440 ऑल टाइम हाई के बाद अब $2300 के आसपास के स्तर बनते हुए नजर आए हैं। और भारतीय बाजारों में हमने 74,000-75 के बीच तक के यहाँ पर ऑल टाइम हाइज देखे थे, जो एज ऑफ नाउ 70,800 70,900 के बीच में है। और जैसे अजय कह रहे हैं 67,68,000 तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर एज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो हीट है वो सोने के प्राइसेस में तो यहाँ पर कम हुई है, लेकिन के.एस. असालिकर जी, जो एक्चुअल वास्तव में हीट है वहां पर बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है। मुंबई में तो हम ये यहाँ पर फील भी कर पा रहे हैं, और कई हिस्सों में, राज्यों में अभी भी यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा गर्म हैं। आने वाले महीने में, मई के महीने में फॉर दैट मैटर, अब किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्कार। मौसम विभाग ने जो कल पूरे मई महीने का पूर्वानुमान दिया है कि किस तरह से आने वाले समय में मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर और बरसात किस तरह से रहेगी, इसके बारे में पूर्वानुमान दिया है। तो हमने इसमें कहा है कि पूरे देश में अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, डे टाइम टेम्परेचर जो है, वो पूरे वेस्ट कोस्ट में, उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यूपी, बिहार, और उसके बाद उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से, और दक्षिण भाग जैसे केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इन सभी जगह पर आप देखेंगे कि तकरीबन औसत से ज्यादा टेम्परेचर टी मैक्सिमम रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप देखते हैं कि कहाँ पे कम रहेगा औसत से, तो कुछ हिस्से जैसे विदर्भा के कुछ हिस्से है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी भाग है, और उत्तरी जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के पूर्वी इलाके, इस तरह से कुछ जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि तापमान जो है औसत से कम रहने की संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में जो है टेम्परेचर जो है वो ऑन हायर साइड रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। सारिकर जी, क्योंकि मैं मुंबई में बैठी हूँ तो यहाँ पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बिकॉज 2 हीट वेव एडवाइजरीज हमने पिछले महीने में आते हुए देखी हैं। मई का महीना यहाँ के लिए कैसा रह सकता है?
खास करके मुंबई जो है वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर मई महीने में ज़्यादा उसमें राइज होने की संभावना कम है, लेकिन जो पश्चिमी अरबी समुद्र से जो हवाएं आती है वो बहुत सारा मॉइस्चर इस वक्त मई महीने के दौरान ले आती है। तो मॉइस्चर जिसको हम ह्यूमिडिटी कह सकते हैं, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है तकरीबन 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कुल मिलाकर जो है मुंबई का जो पूरा तापमान और ह्यूमिडिटी को जो है मिलाकर अगर हम देखेंगे तो एक डिस्कम्फर्ट इंडेक्स जो है हमेशा ज्यादा रहता है। हम हमेशा इसको कहते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर रहने की ज्यादा संभावना है। हालांकि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जैसे हम लोग देख रहे हैं कुछ हिस्से में, जैसे पालघर है, मीरा रोड है, बोरीवली है, पनवेल है, थाने है, यहाँ पर जो है तापमान पिछले 2-3 दिनों से 40 के ऊपर जाता हुआ भी नजर आ रहा है। हमको इस बातों के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। जी मिस्टर वसालीकर, ऐसा यूजुअली माना जाता है कि अप्रैल हीट जो है वो काफ़ी हद तक गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के एरियाज देख लेते हैं, और मई हीट है वो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया देखता है। तो क्या मई का महीना इन ऊपर की जो स्टेट्स हैं इनके लिए ज़्यादा चिंताजनक रह सकता है? हालांकि जो टेम्परेचर मैक्सिमम है वो जैसे मैंने बताया कि पूर्व और पश्चिम तटवर्तीय प्रदेश में रहेगा, नॉर्थ वेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर हम हीट वेव की अगर बात करते हैं तो हीट वेव जो है वो आपने सही कहा कि वो एमपी के पश्चिमी इलाका, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, गुजरात का पश्चिमी इलाका और कुछ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, कुछ ओडिशा के हिस्से, और उसके बाद महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के भाग में रह सकता है, और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और तेलंगाना के कुछ हिस्से में और कोस्टल आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको हीट वेव की संभावना मई महीने में दिखने की बहुत ज्यादा संभावना, एनॉमली जो है वो पॉजिटिव दिखा रही है। तो ये सब देखना जरूरी है। जी मिस्टर सालीकर, तो कितने दिन हीट वेव हम देख सकते हैं मई के महीने में? एक तो वो पार्ट ए है, और दूसरा ये कि जिस तरह की बारिशें यहाँ पर भी फोरकास्ट की जा रही हैं, उसका कितना इम्पैक्ट और कितना इंटेंसिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल यहाँ पे मेरे सामने रखा है। जो क्लाइमेटोलॉजी है उसको अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एवरेज हीट वेव डेज है वो मई में है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मार्च में जो है वो 23 दिन है ऑल ओवर इंडिया के लिए, अप्रैल में 71 डेज है, और मई में जो है वो 92 डेज जो है वो एवरेज रेनफॉल, एवरेज हीट वेव के डेज है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो मई में हमको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान फिर एक बार देने की जरूरत है। आपने ये भी पूछा कि किस तरह से बरसात रहेगी, तो बरसात के लिए हमने ये कहा है कि फिर एक बार हम सेंट्रल इंडिया में बरसात को अच्छी होते हुए देखने की संभावना है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन है, राजस्थान और विदर्भा, कुछ एमपी के भाग, कुछ तेलंगाना, कुछ नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और केरल के, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि बरसात जो है वो अबव नॉर्मल रहने की, और कुछ नॉर्थ ईस्ट के एक्सट्रीम इलाके जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बरसात जो है वो नॉर्मल से अधिक रहने की संभावना जो है वो मई में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से बढ़ा हुआ तापमान, हीट वेव और फिर कुछ जगह पे अबव नॉर्मल रेनफॉल, तो इस तरह का एक मिक्स वेदर रहने की संभावना बहुत ज्यादा है। मिस्टर वसालीकर, आपको जाने दें उससे पहले एक बहुत ही अगर ले लैंग्वेज में आप समझा सकें कि 70 दिन अप्रैल में, 92 डेज मई में हीट वेव का क्या मतलब है? ये जो एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव डेज, हम जो क्लाइमेटोलॉजी हम कहते हैं कि पिछले 30 सालों में किस तरह से जो है ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे दिन रहे जहाँ पे हीट वेव रहे। तो एक महीने की जो है वो हमारे पास आंकड़े यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो है ये पूर्वानुमान नहीं है, ये क्लाइमेटोलॉजी है। तो ये जरूरी नहीं है कि इस महीने में भी, मई महीने में भी इतने आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी जो है बहुत ज्यादा हद तक जो है जो प्लानिंग करते हैं, जो प्लानिंग वाले लोग रहते हैं, उनको जो है वो इसकी जानकारी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पूर्वानुमान हम दे रहे हैं आने वाले 5 दिनों के लिए, इसके ऊपर हम सबको जो है पूरा ध्यान देना बहुत जरूरी है। पॉइंट टेकन मिस्टर वसालीकर, एज ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और डिटेल में हमें वो समझाने के लिए भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो अजय हमारे साथ हैं ही, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए जुड़ेंगे उनके साथ। मई में ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, हीट वेव वाले दिन ज़्यादा हैं, तो कैसे देखते हैं आप एग्री एज अ सेक्टर को?
देखिए डेफिनेटली वेदर का इम्पैक्ट तो हम एग्री पे देखते ही हैं, खास करके राजस्थान गुजरात वाला जो एरिया है वो काफी क्रुशियल हो जाता है, बिकॉज जनरली हीट वेव के टाइम पे अराइवल्स में ड्रॉप आ जाते हैं एंड उसी के नतीजन हम एग्री मार्केट में एक बड़ा मूव देखते हैं। आज भी अगर हम देखें तो पूरी मसाले पैक में एक अच्छा खासा जंप आया हुआ, खास करके सरप्राइज था जीरे के, डिस्पाइट की प्रोडक्शन काफी ज्यादा है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एफएमसीजी कंपनीज स्टेबिलिटी का वेट कर रही थी, तो पिछले 2-3 महीने में जो वॉलेटिलिटी वो कम हो गई है, इसलिए बाइंग स्टार्ट हुई है, एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, जिसके चलते ये रैली आई है। तो मुझे लगता है अभी भी जीरा, धनिया, हल्दी ये तीनों ही काउंटर एक बेस्ट पिक रहेगा, जहां पे जीरे के अंदर 24,000 के करीब लेके चला जा सकता है। ऊपर में मुझे लगता है 25.5 से 26 तक के लेवल हम जीरे में देख पाएंगे। हल्दी काफी क्रुशियल हो चुकी है, 20,000 के ऊपर जा नहीं पा रही, बैलेंस शीट काफी टाइट है, डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, अराइवल्स में ड्रॉप है। तो टाइमिंग 19,300 350 या करंट लेवल से लेके चला जा सकता है। साइकोलॉजिकली 20,000 का टारगेट है, बट ध्यान रखना 20,200 के ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो आई थिंक एक काफी वैक्यूम है जो 21,500 तक का भी लेवल दिखा देगा। लास्ट अगर हम धनिया की बात करें तो सबसे पिछड़ा हुआ कमोडिटी हम बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ स्पाइस के अंदर, पर इधर भी हम देख रहे हैं कि 74-75 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। तो करंट लेवल से इस पे भी लेने की सलाह रहेगी, जो 7700 का लेवल अगले 2 से 3 सेशन में दिखा सकता है। राइट, तो मसालों में गर्मी जारी है और ऑफ कोर्स जीरे ने तो अच्छा खासा जंप अप आज दिखाया है। मेटल्स कैसे देखते हैं अजय, क्योंकि अप्रैल बहुत बेहतरीन रहा, मई की शुरुआत थोड़ी सी फ्लैट नोट पर हुई है। पूरे बेस मेटल की अगर बात करें तो हमने जो नंबर चाइना से देखे हैं या बाकी इकोनॉमी से देखे वो काफी अच्छे थे, जिसके चलते हमने एक रैली देखी। लेकिन सबसे बड़ा कारण था वो था सप्लाई साइड, जिस दिन से हमने देखा कॉपर के अंदर माइन अनरेस्ट था, ये सभी फैक्टर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम को सपोर्ट कर रहे थे। टाइमिंग मुझे लगता है जो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने बुलियंस में फॉल देखा था, उसी का इम्पैक्ट हमने पिछले 2 सेशन में कॉपर, जिंक और इनमें भी आते हुए देखा। तो ज्यादा बड़ा वीकनेस तो नहीं है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के हम ट्रेड कर सकते हैं। जहां पे कॉपर में मुझे लगता है आज अच्छा जंप जरूर दिखा रहा है, बट थोड़ा वेट कीजिए, 850 तक के ड्रॉप पे लेके चलिए, अराउंड 865 तक का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 255 तक का वेट करना चाहिए, वहां पे बाइंग करके चलिए। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए पूरे बेस मेटल पैक के अंदर। ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी यहाँ पर जारी रह सकती है, लेकिन एक बड़ा डिक्लाइन जो हमने आता हुआ है वो कच्चे तेल में देखा है। 3% की गिरावट ओवरनाइट, 9% की गिरावट 2024 के हाई से। आपको लगता है यहाँ से और गिरावट एक्सपेक्टेड है? काफी सरप्राइज था, बट ये उम्मीद भी था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर खत्म होता है तो उतना मोमेंट डाउनसाइड मिल जाएगा। साथ में हम इन्वेंट्री काफी सरप्राइजली बढ़ रहा है। बट एक नई चीज इसमें देखने के लिए एसपीआर होल्डिंग, क्योंकि यूएस ने काफी ऑफलोडिंग कर चुके हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा जब भी डब्ल्यूटीआई लेट्स से 76 77 के जोन में आता है तो वहां पे बाइंग आ जाती है। तो मुझे लगता है कि कल की गिरावट के बाद आज टेक्निकली थोड़ा बाउंस जरूर है, बट आई थिंक प्राइजेस 6550 तक का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे, या डब्ल्यूटीआई की बात करें तो 76 77 के जोन में अगर आता है तो बाइंग वापस आ जाएगी। बट टेम्पररी आज मार्केट में एक थोड़ा बाउंस जरूर है। तो 6680 के करीब बेचिए, 6750 का स्टॉप लॉस लगाइए, 6550 का टारगेट रखिए। बट अगले हफ्ते से हमें लगता है कि वैल्यू बाइंग आना चालू हो जाएगी वापस। और एक फाइनल सवाल यहाँ पर आपसे गुआर पे लेना चाहेंगे। काफ़ी सारी खबरों में ये घिरा रहा है क्वालिटी कंसर्न्स को लेकर। कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट है, क्या उसका इम्पैक्ट भी आपने यहाँ पर आता हुआ देखा? देखिए कच्चे तेल का इम्पैक्ट डेफिनेटली इस पे पड़ता है, लेकिन हमने वो सेल प्रोडक्शन को लेकर रिसेंटली हमने देखा रिक्स के अंदर कोई भी मेजर चेंजेस आया नहीं, जिसकी वजह से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं आ रहा है। बट नो डाउट सेंटीमेंट एक खराब हो रखा है, लेकिन क्वालिटी इशू जो है ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक बड़ा ट्रिगर रहेगा बाइंग के लिए। टेक्निकली 5650 में बार बार कह रहा हूं कि 5650 का लेवल टच करता है बट तोड़ नहीं पा रहा है। तो अनलेस अंटिल 5650 गवार सीट नहीं तोड़ता है, दायरा बना रहेगा जो 5350 से लेके 5650 के बीच में रहेगा। लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव रहेगा, जो मुझे लगता है 5350 5400 के करीब लेके चलिए। बड़ी रैली आपको 5650 के ऊपर ही मिलेगी। वहीं गवार सीट गवार गम रेशियो में हमने स्टेबिलिटी देखी है, जो दर्शाता है कि गवार गम आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इधर भी 11200 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग हो जाएगा। टेम्पररी जो गिरावट आ रही है वो 10,800 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है। ओके, तो ये लेवल्स हैं जो आप गुआर में भी देख सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ी सी डीकपलिंग यहाँ पर कच्चे तेल के साथ यहाँ पर होती हुई नजर आई है, लेकिन अपने क्यूज़ के लिहाज से यहाँ पर कुछ खरीदारी के मौके। बहुत शुक्रिया अजय एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए एंड तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। जाते जाते आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन हर बार सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, सीखिए कैसे
करते हैं बाजार में कमाई। जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, जानिए बाजार के नए डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स और साथ ही साथ चार्ट्स के पैटर्न्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही आपके हर सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव और लाइव। वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए करंट दिए गए लिंक पर कॉल करें।